हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो उससे पहले मैं ये अनाउंसमेंट रखना चाहूँगा कि एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में फॉर यूपीएससी सीएसई एज वेल एज एपीएससी सीसीई के लिए। तो इसमें हम आपको फाउंडेशनल कोर्स एज वेल एज क्रैश कोर्स प्रोवाइड करते हैं और इसी के साथ मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, 1-to-1 मेंटरशिप। आपके जितने भी डाउट हैं आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाता है जिसमें आपका एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स, ये सभी को समेटते हुए बुक्स बनाई जाती है, जिससे आपको क्या होता है, एक किताब से ही सारे कॉन्सेप्ट्स आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं और बिफोर एग्ज़ाम रिवाइज भी कर सकते हैं। एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा पढ़ाया जाता है, प्लस जो नोट्स है वो प्रिपेयर किया जाता है। उसी के साथ जो हमारे क्लासेस है वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। और इसी के साथ जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स है वो इन हाउस जो हमारा लाइब्रेरी है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। और फर्दर आपका डिटेल्स के लिए, एडमिशन फ़ी वगैरह के लिए और कोई भी आपका डाउट है तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर में। और आप आके हमारा इंस्टीट्यूट भी देख सकते हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो जो हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ कल वाइट हाउस में बिटवीन व्लादिमीर जेलेंस्की एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो जो अप्रोच कल अपनाया गया वाइट हाउस में बाय यूएस प्रेसिडेंट, तो ये बहुत सारी आलोचनाएं झेल रहा है। और स्पेशली जो यूरोप के देशों के काउंटर पार्ट्स हैं, आपके फ्रांस के प्रेसिडेंट, इटालियन प्राइम मिनिस्टर, फिर आपके बाकी और भी देशों ने इस जो अप्रोच है ट्रम्प साहब का उसको बहुत आलोचना की है। नो डाउट पीस आना है, रशिया यूक्रेन वार को स्टॉप करना है, लेकिन जो कल अप्रोच उन्होंने दिखाया, जो स्ट्रिक्टली उन्होंने जो बात की, वो आपका इतिहास में शायद पहला ही होगा जो इस तरह का हमने आपका मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेटअप में इस तरह का डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन जो देखा कल। ओके, तो इसीलिए अभी ये जो टॉपिक है, ये जो भी डिबेट है, हीटेड आर्ग्यूमेंट है इसमें, तो ये सभी चीज़ें एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पीस प्रोसेस होने जाने वाला है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का यूनिलैटरल पॉलिसी है वो क्या कर रहा है, आपका यूक्रेन को प्लस आपका यूरोपियन यूनियन को ऑफेंड कर रहा है, उनको आइसोलेट कर रहा है, उनका जो सिक्योरिटी है उसको थ्रेट कर रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट साहब है, पहले के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन साहब, उनका जो स्टैंड था और आपका डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो स्टैंड है वो कंप्लीट ऑपोजिट है। ओके, और इसके वजह से अभी आपके यूरोपियन पॉलिटिक्स में, यूरोपियन सिक्योरिटी में, यूक्रेन और रशिया के जो डिप्लोमेटिक टाई है, जो नेगोशिएशन है उसमें, और इंडिया के इंटरेस्ट के ऊपर कैसा असर पड़ेगा, वो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो इसी के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है। तो ट्रम्प साहब ने ये मेंशन कर दिया है कि जो यूक्रेन को जो एड जाता है यूएस से वो बंद कर दिया जाएगा, फर्दर कोई आपका डिफेंस एड नहीं दिया जाएगा। और इसमें अभी जो यूरोपियन यूनियन के नेशन हैं उन्होंने जेलेंस्की साहब को ये आश्वासन दिया है कि वो यूक्रेन के साथ है। तो अभी ये चीज़ें क्या है, आपका जो एक ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है बिटवीन आपके यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन, उसमें भी वीकनेस देखने को मिल रहा है। तो अभी जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है बिटवीन यूरोप एंड यूएसए, उसके वीकेंड होने पर अभी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो जो चाइना है वो इस वेकम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा, इसका अपॉर्चुनिटी लेगा। फिर आपका जो रशिया है वो भी ये देख पा रहा है कि जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है वो वीक हो रहा है, तो रशिया अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेगा। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया को इसमें क्या है, अभी यूएस और रशिया का जो रिलेशन अच्छा हो रहा है उससे हमारा जो कोऑपरेशन है वो रशिया, वो काफ़ी हद तक अभी और ठीक हम कर सकते हैं। और बाकी जो इससे और एक बात भी पता चलता है कि जो ट्रम्प साहब का रजीम है इसमें हम ट्रम्प साहब को इजीली नहीं ले सकते हैं कि कब वो आपके फेवर में है, वो आपके अगेंस्ट में है, इन चीज़ों का पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि वो
उनका जो भी स्टैंड है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रहता है। तो यही सारी चीज़ें हमें इससे समझनी होती है। इसमें आपका यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू, फिर आपका यूक्रेन का पॉइंट ऑफ व्यू, देन आपका रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू, यूएसए का पॉइंट ऑफ व्यू, चाइना का पॉइंट ऑफ व्यू एंड इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ों को समझना है, ताकि हम एग्ज़ाम में प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, इससे सवाल का जवाब दे सके। काफ़ी इंसाइटफुल आर्टिकल है ये। नेक्स्ट जो आर्टिकल बात करता है, जो ट्रूस एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन आपका इजराइल एंड हमास, वो 19 जनवरी को हुआ था फॉर अबाउट 6 वीक। तो ट्रूस मतलब आपका जो स्ट्रगल चल रहा था उसको रोकने के बारे में जो एग्रीमेंट हुआ था, तो वो 6 वीक का एग्रीमेंट था। 19 जनवरी से स्टार्ट होके 2 मार्च मतलब आज को एंड होने वाला है। तो ये जो ट्रूस एग्रीमेंट था ये मेडिएट कराया था बाय इजिप्ट, कतर एंड यूएसए। तो इसमें आपका ये जो भी ट्रूस एग्रीमेंट था, इसमें एग्री किया गया था कि जो भी हॉस्टेजेस है उनको आपका रिलीज़ किया जाएगा और आपका परमानेंट सीज फायर की तरफ रुख मोड़ा जाएगा। लेकिन अभी देखना होगा कि आज ये एंड हो रहा है, तो ये फ्यूचर में और कैसे इसको ट्रूस किया जा सकता है, स्ट्रगल को ख़त्म किया जा सकता है और जो आपका पीस है उसको मेंटेन किया जा सकता है बिटवीन इजराइल एंड हमास। लेकिन अभी जो इजराइल की राइट विंग पार्टी है और जो राइट विंग सपोर्टर्स है वो सीज फायर नहीं चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो हमास का पूरा मिलिट्री आपका पावर है, डोमिनेंस है, उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। तो अभी भी इसमें क्या है, जो आपके व्यू है वो बटे हुए हैं। तो ये देखना होगा कि आने वाले समय में कैसे चीज़ें डेवलप होती हैं। ओके, तो बाकी इसमें जो इसका बैकग्राउंड है, कब आपका हमास ने अटैक किया था ऑन इजराइल, तो 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर 2023। तो 1200 पीपल का डेथ हो गया था। फिर बंधक भी बना लिया गया था लोगों को। तो उसके बाद आपका जनवरी 19 से लेके 2 मार्च तक एक ट्रूस एग्रीमेंट हुआ था और उसमें जो भी अचीवमेंट है वो इसमें दिए गए हैं। और चैलेंजेस क्या है, अभी तक सीज फायर के जो टर्म है उसमें अभी भी डिस्प्यूट है। तो अभी देखा जाना होगा कि क्या होता है, आपकी वायलेंस या फिर जो कन्फ्लिक्ट है वो बरकरार रहती है या फिर आपका पीस एग्रीमेंट होता है। ओके, तो उसी के रिगार्डिंग इसमें चीज़ें कही गई है और इसमें इंडिया का रोल क्या हो सकता है वो भी मेंशन किया गया है, क्योंकि इंडिया अपना जो न्यूट्रल स्टैंड है वो अपनाता है। और जो हमारे पास्ट में हमने जो 2 स्टेट सोल्यूशन को आपका हमारे तरफ से एग्री किया था कि 2 स्टेट सोल्यूशन आना चाहिए, जो पैलेस्टीनियन स्टेट है वो बनना चाहिए और इसराइल का जो उनका जो सोवरेनिटी है, उनका जो इंडिपेंडेंस है वो भी बरकरार रहना चाहिए, ताकि एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जा सके। तो ये है इंडिया का स्टैंड। ओके, बाकी जो अगर अभी जो ट्रूस एग्रीमेंट है वो अभी ख़त्म हो गया है, फिर से अगर स्ट्रगल चालू हो जाता है, कन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है, तो इससे क्या होता है, हमारा जो आपका एनर्जी सिक्योरिटी है, हम अपना एनर्जी सिक्योरिटी मीट करते हैं थ्रू आपके वेस्ट एशिया, तो उसमें हमें इम्पैक्ट दिक्कत आएगी और प्लस हमारा जो इन्फ्लेशन है वो राइज हो सकता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखा जा सकता है, एज वेल एज जो हमारे डायस्पोरा है उसमें भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए इसमें ये 2 चीज़ें मेंशन की गई है, एनर्जी सिक्योरिटी एंड डायस्पोरा, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बात करता है जीन थेरेपी फॉर मेपल सिरप यूरिन डिजीज शोज प्रॉमिस। तो अभी हाल ही में आपके ये टेस्ट किया गया है काफ के ऊपर कि जो आपका मेपल सिरप यूरिन डिजीज़ है, तो ये आपका एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने से लोग जो खाना खाते हैं उससे उनको जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो ठीक तरीके से मिल नहीं पाती है। जो प्रोटीन सिंथेसिस होना होता है वो बॉडी में नहीं हो पाता है और जिसके वजह से क्या होता है, मल्टीपल आपके प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो अभी जो ये मेपल सिरप यूरिन डिजीज है, तो एक मेपल नाम का सिरप है, उसमें एक स्वीट ऑर्डर आता है, तो वो ऑर्डर हम यूरिन में देख सकते हैं। तो वो ऑर्डर यूरिन पास करते समय अगर आता है तो मतलब मेपल सिरप यूरिन डिजीज आपको है, जिस जो आपका सिंबलाइज करता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को। तो इसके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को या फिर एमएसयूडी को ख़त्म करने के लिए आपका जेनेटिक मेडिसिन अप्लाई किया गया है काफ के ऊपर।
गाय के बछड़े के ऊपर। तो उसमें आपका सफलता प्राप्त किया गया है। तो अभी ये देखा जाना है कि ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल कब तक किया जा सकता है। तो अभी क्या है आपका इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेपल सिरप यूरिन डिजीज या फिर सिंड्रोम क्या है। ओके, तो ये आपका जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ओके, जिससे खाने से क्या होता है, बॉडी एनर्जी एनर्जी नहीं ले सकती है पूरी तरीके से, उसके वजह से मल्टीपल आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये जो भी अभी ब्रेक थ्रू हासिल किया गया है, ये आने वाले समय के लिए ज़रूरी रहेगा। और ये मेपल सिरप यूरिन डिजीज़ के बारे में आपको वन लाइनर प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसी के साथ आपको क्या है, ये जो भी डेवलपमेंट इसको देखना ज़रूरी हो जाता है फ्रॉम प्री एंड मेंस पर्सपेक्टिव। प्री में आपका ये जो बीमारी है मेपल सिरप यूरिन सिंड्रोम, इसके बारे में जानना है। इसी के साथ आपको जो ब्रेक थ्रू हासिल किया गया है उसको जानना है, ताकि आप प्रीलिम्स में आंसर कर सकें। और मेंस में ओवरऑल हेल्थ के ऊपर कैसे आपके जेनेटिक थेरेपी या फिर जीन थेरेपी से चीज़ें ठीक की जा सकती है, वो जानना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसको क्या किया जा सकता है, जीन थेरेपी से आपके ट्रीट किया जा सकता है। तो जीन थेरेपी के ऊपर, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ में कैसे मदद कर रहा है, कैसे जीन थेरेपी से आपके डिफरेंट जो जेनेटिक डिजीजेस है, जैसे थैलेसेमिया हो गया, ये फिर आपका मेपल सिरप यूरिन सिंड्रोम हो गया, इन चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है उसके बारे में पूछा जाता है। ओके, तो इसमें पास्ट में पूछा गया है व्हाट इज़ जीन थेरेपी एंड हाउ डज इट वर्क। ओके, ये प्रीलिम्स में पूछा गया है। फिर आपका व्हाट आर द एथिकल कंसर्न्स ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन। फिर आपका इसमें बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड भी शायद क्वेश्चन है। फिर इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, गिव एग्जांपल। ओके, व्हाट आर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड। तो ये सभी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। तो इसमें बस क्वेश्चन बताया है ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया लग सके। आप जब भी इस तरह के टॉपिक देखें तो उसको स्किप ना करें। ओके, आपको मोटा मोटा इसको समझ लेना है ताकि आप क्या कर सके, एलिमिनेशन के मेथड से हो या मिनिमम नॉलेज के मदद से भी जो आंसर है उसको कर सके। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल बात करता है ICMR रिपोर्ट लिंक्स हाई लेवल ऑफ सेलेनियम इन व्हीट टू हेयर लॉस। तो सेलेनियम अभी क्या है, सेलेनियम का इम्पॉर्टेंस हमारे ह्यूमन बॉडी में है, लेकिन सेलेनियम का जो परसेंटेज है वो अगर बढ़ जाता है, हाई लेवल में चला जाता है, तो इससे हेयर लॉस होता है और डिफरेंट अदर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो अभी क्या है, महाराष्ट्र के किसी ज़िले के गांव में, मुझे गांव का नाम याद नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में एक गांव में आपका ये ICMR द्वारा टेस्ट किया गया। और टेस्ट करने के बाद ये पाया गया कि आपके वेट के ज़रिए, जो वेट हम खाते हैं, गेहूँ जो होता है, गेहूँ से आटा बनता है, तो वेट या फिर वेट रिलेटेड प्रोडक्ट से क्या हो रहा है, लोगों के अंदर सेलेनियम का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो अभी सेलेनियम वेट से कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि हम जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं और उसके वजह से, फिर जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसके वजह से क्या है, आपके फूड में ये चीज़ें आ गई है, फूड कंटामिनेटेड हो गया है। तो ओवरऑल इसमें अभी क्या है, फूड सेफ्टी के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। और ये जो भी वेट है या फिर जो भी गेहूँ है, ये आपका PDS शॉप से लिया गया था, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो अभी ये पूरा एक कंसर्न बन जाता है कि कैसे हम न्यूट्रिशन सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए PDS से राशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो राशन में क्या है, कंटामिनेशन है। और उसके वजह से ये क्या कर रहा है, फर्दर हेल्थ क्राइसिस क्रिएट कर रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग क्या है, आपके इन फ्यूचर प्रीलिम्स में आपका ये जो सेलेनियम कंटामिनेशन है फूड में, उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसी के साथ हेल्थ के ऊपर इसका कैसा इम्पैक्ट हो सकता है वो पूछा जा सकता है। प्लस PDS में कौन सा इशू है, तो ये इशू भी आप एग्जाम्पल के तौर में मेंस में मेंशन कर सकते हैं। ओके, बाकी इसमें जो भी लिंकेजेस है, इससे हेयर लॉस होता है, फिर आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज भी होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी होता है, तो ये आपके ऑप्शन में दे दिया जाएगा। इसमें तो अभी जो इसका आपका हेडलाइन है, इसमें सिर्फ हेयर लॉस बोला गया है, लेकिन हेयर लॉस के अलावा भी और भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें आपको इसका वे फॉरवर्ड क्या है, हमारे गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज़ ली है इसके रिगार्डिंग, तो ये सभी चीज़ें देखनी ज़रूरी हो जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। स्टडी आइडेंटिफाई सोर्सेस ऑफ पर्टिकुलेट मैटर 2.5 इन नॉर्दर्न इंडिया। तो ये
जो पार्टिकुलेट मैटर है ये क्या होता है आपके वेहिकुलर फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से हवा में घुल मिल जाता है। तो ये आपका अल्ट्रा माइक्रो पार्टिकल है जो हम सांस में क्या करते हैं, अंदर ले लेते हैं, और इससे हमारा रेस्पिरेटरी इलनेस है वो बढ़ जाता है। तो ये नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा देखा जा रहा है। तो इसके लिए अभी क्या है, ये आपका पूरा मुद्दा क्या है, एयर पोल्यूशन का है। और होने का इसका वजह क्या है, अर्बनाइजेशन है, वेहिकुलर पोल्यूशन है, फिर आपका इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। तो इन चीज़ों को टैकल किया जाना है। तो इसके रिगार्डिंग आपके गवर्नमेंट ने कैसे पॉलिसीज़ लिए हैं वो चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लिया गया है, फिर आपका ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लिया गया है दिल्ली एनसीआर में, फिर आपका भारत स्टेज 4 व्हीकल नॉर्म लिया गया है। तो देख सकते हैं कि जो आपका BS4 था उसको बैन कर दिया गया, BS6 को लाया गया, ताकि आपका जो सल्फ़र है, लो सल्फ़र फ्यूल और प्लस एडवांस इमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज जिसमें लगाई गई है, जिससे क्या है पोल्यूशन या फिर आपका पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का पोल्यूशन क्या होगा, कम होगा। फिर नेशनल बायो एनर्जी मिशन लिया गया है। स्टेट स्पेसिफिक इनिशिएटिव में आप दिल्ली का ऑड एंड जो इवेंट स्कीम है उसको उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। ओके, फिर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि एयर कितना ब्रीदेबल है या ब्रीदेबल नहीं है। तो ये सभी चीज़ें क्या कर सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें बाकी वे फॉरवर्ड भी दिखाया गया है। तो ये सभी चीज़ें पॉइंट में हैं ताकि आप मेंस में इसको लिख सकें अच्छी तरह से। ओके, तो काफ़ी इंसाइटफुल आर्टिकल है और इसमें पूरा आंसर ही समराइज कर दिया गया है। ओके, आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है व्हाट वर द ऑब्जेक्शंस टू न्यू एडवोकेट बिल। ओके, तो ये जो आपका एडवोकेट बिल है, तो ये आपका अमेंडमेंट बिल था। तो ये 1961 में ही आपका द एडवोकेट एक्ट 1961 में ही आपका इसको एनेक्ट किया गया था, लेकिन हाल ही में इसका अमेंडमेंट होना था, लेकिन लॉयर के प्रोटेस्ट की वजह से इसका जो अमेंडमेंट है अभी के लिए उसको विड्रॉ कर दिया गया है। तो इसमें अभी स्पेशली क्या कंसर्न है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको फॉर्म किया जाता है अंडर एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961। तो इसमें क्या, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या फंक्शन होता है, जो आपका लॉयर होते हैं उनको रेगुलेट करना, फिर हमारा जो लीगल एजुकेशन है उसको रेगुलेट करना। ओके, ये सभी चीज़ें क्या करती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो अभी ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो एडवोकेट एक्ट है उसको अभी अमेंड किया जाने वाला था, इसकी वजह से ये न्यूज़ में है। इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी देखा गया। तो अभी क्या है, इसके रिगार्डिंग अभी जो प्रोटेस्ट हुआ, ओके, जो डिबेट हुआ, वो एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। एग्ज़ाम में क्या पूछेगा आपका, अभी ये चर्चे में है, इसीलिए एडवोकेट एक्ट के बारे में आपको पूछ लिया जा सकता है। ओके, तो एडवोकेट एक्ट 1961 का ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, इसके अंदर का एकदम आपको एक एक प्रोविज़न नहीं पूछेगा। फिर ये पूछ लेगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कौन से लॉ के तहत इसको फॉर्म किया गया है, तो एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961। फिर पूछ लेगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है या एक प्राइवेट बॉडी है। तो ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसमें गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहते हैं और आपके लॉयर्स भी रहते हैं। ओके, ताकि आपका जो लॉयर्स है उनको रेगुलेट किया जा सके, उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके, उनको लाइसेंसिंग का जो भी प्रावधान है वो दिया जा सके, और हमारा जो लीगल एजुकेशन है उसका सिलेबस हो, और जो भी आपके लीगल एजुकेशन से जुड़ी हुई इंस्टीट्यूट है उनका रिकॉग्निशन हो, वो सभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया करता। सॉरी। तो चलिए देखते हैं इसके आगे। तो ये अभी पूरा मुद्दा स्पेशली इसमें कुछ चेंजेस को लेके हुआ है। जैसे इसमें चेंजेस लाया गया है कि जो आपका लॉयर प्रोटेस्ट करते हैं, तो प्रोटेस्ट का राइट को इसमें ख़त्म तो नहीं किया है, लेकिन लिमिट कर दिया है। तो इन चीज़ों को लेके ही क्या है, एक मुद्दा आपका छिड़ गया है, और ये लॉ आपका अभी हाल फिलहाल के लिए इसका जो अमेंडमेंट है उसको विड्रॉ कर दिया गया है। बाकी जो भी चीज़ें हैं इसमें और भी मुद्दे हैं, तो ये आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, तो ये प्रीलिम्स में आ सकता है, स्पेशली यूपीएससी में पूछा जा सकता है, प्लस आप अदर स्टेट पीसीएस में भी इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है व्हाई इज इंडिया
स्टार्टिंग एट एन ओबेसिटी चैलेंज। तो अभी जो ओबेसिटी का चैलेंज है वो इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो फेनोमेना है, स्पेशली जो आपके अमेरिकन नेशन है, ओके, जो बहुत खाते पीते नेशन है, उन नेशंस में ज़्यादा देखा जाता था। लेकिन हाल ही में आपका जब से इंडिया में भी अर्बनाइजेशन बढ़ा है, ओके, तो ये अर्बनाइजेशन की वजह से लोगों का लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आया है। तो लोगों का लाइफ सेडेंटरी हो गया है, लोगों का आपका जो कंजम्पशन पैटर्न है उसमें चेंज आया है। प्रोसेस फूड लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जिसमें ट्रांस फैट, शुगर, ये सभी ज़्यादा है। तो ये सभी चीज़ें क्या कर रही हैं, लोगों को ओबेस कर रही है, स्पेशली मिडिल क्लास को। लेकिन अभी इसमें इशू ये है कि ये सिर्फ अर्बन मिडिल क्लास को ही, मिडिल क्लास का रिलेटेड ही एक फेनोमेना नहीं है। ये अभी रूरल इंडिया में भी, रूरल पॉपुलेशन में भी देखा जा रहा है। तो कैसे ओबेसिटी को हम दूर कर सकते हैं? तो ओबेसिटी रिगार्डिंग आपके पहला तो अवेयरनेस जनरेट करना होगा कि ओबेसिटी एक बीमारी होता है, ठीक है, और उसका जो रीज़न है वो हो गया आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल। फिर दूसरा नंबर हो गया आपका जो हमारा फूड है उसमें, प्रोसेस फूड में स्पेशली आपका ज़्यादा शुगरी फूड या फिर जिसमें ज़्यादा ट्रांस फैट हो, वैसे फूड खाने से ओबेसिटी बढ़ता है। और ओबेसिटी का प्रॉब्लम चाइल्ड में भी देखा जा रहा है, जो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। तो हाल ही में जो मन की बात प्रोग्राम है उसमें भी मोदी साहब ने, पीएम साहब ने इन चीज़ों को मेंशन किया है। तो अभी ये आर्टिकल अगेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम हेल्थ पर्सपेक्टिव। तो ठीक कैसे किया जा सकता है? तो गवर्नमेंट ने ईट राइट मूवमेंट चालू किया था, फिट इंडिया मूवमेंट चालू किया था। और इसी के साथ हमें क्या है, जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो क्या कर सकती है, आपका जो भी फूड है उसमें जो भी स्टैंडर्ड मेंटेन करने होते हैं, जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू मेंशन करने होते हैं, जो भी कॉशन मेंशन करना होता है, उसको मेंशन करना ज़रूरी रहेगा। क्योंकि ये पूरा जो ओबेसिटी का चैलेंज है ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। और ओबेसिटी होने की वजह से क्या होता है, आपका और भी डिफरेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे आपका डायबिटीज़ हो गया, फिर आपका हार्ट रिलेटेड डिजीज़, ये सभी बढ़ बढ़ जाती है। और इससे क्या होता है, लोगों के ऊपर एक इकोनॉमिक बर्डन भी आ जाता है, क्योंकि हेल्थ की वजह से लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। तो हम अगर सिर्फ अवेयरनेस से ही अपना हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, तो क्यों हमें ये जो भी चीज़ें हैं, दवा लेनी है? तो हमें अवेयरनेस लेना है और दवा को टाटा बाय बाय करना है और अपना हेल्थ को ठीक रखना है और अपने पैसे को भी बचाना है। तो इसमें अभी क्या है, गवर्नेंस का क्या रोल रहेगा? तो गवर्नमेंट का जो आपका अवेयरनेस जनरेशन का एक रोल रहता है। फिर आपका जो फूड प्रोसेसिंग है उसमें एडल्ट्रेशन को हटाने का एक रोल रहता है। उसके लिए जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका रोल रहता है। तो ये सभी चीज़ों को आपका मेंशन करना होगा। इसी के साथ जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, जो लगभग 3 साल में एक बार होता है, तो उसका डेटा भी, ये डेटा जो भी कहता है उन चीज़ों को भी हमें एग्ज़ाम में मेंशन करना होता है जब इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो इसमें बाकी सभी चीज़ें मेंशन कर दी गई है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है गोल्डन कार्ड वीज़ा के बारे में। तो अभी हाल ही में आप देख सकते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके इशू देखा जा रहा है। तो अभी जैसे इंडिया से या फिर बाहर देशों से जो भी आपके स्किल्ड वर्कफोर्स है, जो यूएसए में एम्प्लॉय होते हैं, उनको आपका H1B वीज़ा मिलता है, ओके, काम करने के लिए। तो ये हो गया लीगल आपका इमिग्रेशन यूएसए में। फिर आपका कोई लोग जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, लो स्किल्ड है, थोड़े गरीब है, तो उनको क्या होता है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, उसके लिए वो जो डंकी रूट है उसको लगा के जाते हैं, जिसके बारे में कल मेंशन किया था। तो अभी इसमें एक नया मुद्दा आया है कि जो यूएसए का EB-5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर वीज़ा है, ओके, जिसको आपका गोल्डन कार्ड वीज़ा प्रोग्राम कहा गया है। तो इसके तहत क्या है, जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, उनको क्या किया जाएगा, गोल्डन कार्ड वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि यूएसए में रिच लोग आ सके और वो सभी यूएसए में इन्वेस्ट कर सके और यूएस का जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको और बढ़ा सके। तो इसमें अभी आप देख सकते हैं कि कैसे जो आपके हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है उनको अलाउ किया जा रहा है। फिर H1B वीज़ा जो है उसमें लगभग रेस्ट्रिक्शंस लगाने का बात चलते रहता है और लगाया भी जाता है। प्लस आपका इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जा रहा है। तो इसमें आपका क्या है, एक दोगलापन भी देखा जाता है कि एक देश क्या कर रही है, सिर्फ जो आपके हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है उन्हीं को सपोर्ट कर रही है।
ओके। और इसमें आपका एक मुद्दा ये भी होता है, अगर ये गोल्डन कार्ड वीज़ा जो आपके वेल्दी इंडिविजुअल्स को दिया जाएगा वर्ल्ड वाइड, तो इससे क्या होगा, अभी जो वेल्दी इंडिविजुअल्स है, अगर कोई किसी ने इलीगल तरीके से पैसे कमाए होंगे हवाले के ज़रिए या फिर आपके स्मगलिंग के ज़रिए, आर्म्स स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ये लोग भी क्या करेंगे, जिस देश में इनके अगेंस्ट केस चल रहा है या कोई ये प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, तो ये सभी क्या करेंगे, इस जो फ़ायदा चीज़ है इसका फ़ायदा उठाएंगे। ओके, तो इससे आपका एक तरह से क्या है, क्रिमिनल का ये कोई क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन भी देगा। तो ये सभी मुद्दे इसमें अभी डिस्कशन में है। तो आपका प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, ये गोल्डन कार्ड वीज़ा क्या है, या फिर EB-5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर वीज़ा क्या है। ओके, तो EB-5 इमिग्रेंट ये इन्वेस्टर वीज़ा है। तो ये जो गोल्डन कार्ड वीज़ा होगा, ये जो भी आपके इन्वेस्टर इमिग्रेंट होंगे, इमिग्रेंट जो जाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, उनको क्या कर दिया जाएगा, USA में आपका सिटीजनशिप का प्रोविज़न भी रख दिया जाएगा अंडर दिस गोल्ड कार्ड वीज़ा। तो अभी ये सभी चीज़ें क्या है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। गोल्ड कार्ड वीज़ा क्या है, EB-5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर वीज़ा क्या है। ओके, तो ये सभी चीज़ें एग्ज़ाम में स्पेशली प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, और मेंस में आपको इन जनरल इमिग्रेशन के ऊपर पूछा जाएगा। गोल्डन कार्ड वीज़ा ऐसे आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन मेंस में बहुत कम ही पूछा जाता है, बहुत कम जनरल नेचर का क्वेश्चन पूछेगा। तब आप क्या है, H1B वीज़ा, फिर आपका EB-5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर वीज़ा, फिर आप गोल्ड कार्ड वीज़ा, इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है UGC's न्यू ड्राफ्ट रूल सीक टू रीडिफाइन डिस्क्रिमिनेशन। तो UGC का जो ड्राफ्ट रूल है इसके ऊपर पास्ट में भी हमने बहुत सारे चर्चे देखे हैं। तो अभी इसमें इसी जो न्यू ड्राफ्ट है इसमें आपका जो डिस्क्रिमिनेशन है, तो डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग UGC क्या रूल रीडिफाइन कर रहा है। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जब हम लोगों के बीच इनइक्वालिटी करते हैं, ओके, उनके कास्ट को लेके, उनके जेंडर को लेके, उनके रिलीजन को लेके। तो हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, स्पेशली जो आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि UGC तो हायर एजुकेशन के लिए ड्राफ्ट रेगुलेशन बना रहा है, तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या है, आपके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन ये देखा जाता है, और उसके वजह से आप देख सकते हैं स्टूडेंट का सुसाइड, स्टूडेंट को बुली करना, स्टूडेंट को आपका हैरस करना। तो ये सभी चीज़ें क्या करती है, आपके जो भी हमारे वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है उनको आपका हायर एजुकेशन लेने से डिस्करेज करती है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। तो अभी इसमें देखा गया कि जो डिस्क्रिमिनेशन को रीडिफाइन किया गया है, इसमें आपका क्या है, ऐसे प्रोविजंस रखे गए हैं जिसमें आपका सिर्फ SC और ST के लिए ही प्रोविज़न रखा गया है। बाकी जो ग्रुप है जैसे EWS है, OBC है, इनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। फिर आपका अगेन जो आपका रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होता है माइनॉरिटी ग्रुप को लेके, उसके लिए भी प्रोविज़न मेंशन नहीं किया गया है। तो उसी को लेके ये पूरा मुद्दा अभी चर्चे में है। तो ये आने वाले समय में आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसीलिए क्या है, जो डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के रूल्स हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड केस है, उसमें जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होता है बाय UGC, उसको आपका स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़रूरी है, उसको इंक्लूसिव बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट आपका जो क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी है, जिससे क्या किया जाता है, आपका जीन एडिटिंग किया जा सकता है। तो अभी जीन एडिटिंग अभी प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एज वेल एज आपका मेंस के लिए। तो मेंस में आपको ओवरऑल आपका बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर पूछ लिया जा सकता है। ओके, तो तब आपको क्या है, क्रिस्पर Cas9 जो जीनोम एडिटिंग टूल है, इसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें आपका स्पेशली ये भी पूछा जा सकता है कि जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, क्या ये सिर्फ ह्यूमन में इस्तेमाल होता है? नहीं, ये ह्यूमन, एनिमल एज वेल एज आपका प्लांट में भी इस्तेमाल होता है। तो इससे आपका कौन कौन सी बेनिफिट पाई जा सकती है, फूड सिक्योरिटी पाया जा सकता है बाय डेवलपिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप। ओके, फिर जो हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उनको कंजर्व किया जा सकता है। ओके, फिर आपका जो ह्यूमन हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें एडवांस किया जा सकता है, और जो हमारा कैंसर जैसे डिसऑर्डर है, हेल्थ इश्यूज है, क्राइसिस है, उनको ट्रीट किया जा सकता है थ्रू जेनेटिक, आपके जेनेटिक एडिटिंग।
या फिर जीन एडिटिंग। ओके, तो ये सभी चीज़ें क्या है आपके जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन ये आपका जीएस पेपर 2 पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज बना रही है जीन एडिटिंग को लेके। ओके, तो ये सभी, या फिर कैसे हेल्थ पॉलिसीज ले रही है उसको लेके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगेन ये पूरा जो टेक्नोलॉजी है, ये जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, ये ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो इसमें जो भी चीज़ें हैं बहुत ही अच्छी तरह से बताई गई हैं, ईज़िली आप इसको समझ पाएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में आपको नहीं जाना है, बस इसको एपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल नेचर में समझना है कि इसका एग्रीकल्चर में कैसे मदद होगा, मेडिसिन में कैसे मदद होगा, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में कैसे मदद होगा। तो ये सभी चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी रहेंगी। ओके, बाकी जो भी डिजीज़ है उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, तो 2-4 डिजीज़ का भी नाम आपको जानना होगा, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसेमिया है, कैंसर इम्यूनोथेरेपी है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से इसको ठीक किया जा सकता है बाय यूजिंग क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी। ओके, बाकी इसको किसने डेवलप किया था, इसके डेवलपमेंट के वजह से किन 2 लोगों को नोबेल मिला था, ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट रहेगा प्री एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो देख सकते हैं जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई है वो हॉलिस्टिक वे में प्रोवाइड किया जा रहा है, और इसीलिए हम आपको पूरा हर आर्टिकल बहुत ही बारीकी से नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि आपको बारीकी से समझाने के लिए हमें 2 आर्टिकल लेना होगा और उसमें बाकी 10 आर्टिकल मिस हो जाएगा जो इम्पोर्टेंट रह सकता है एग्ज़ाम के लिए। तो इसीलिए मैं आपको इसका सिर्फ क्या कर रहा हूँ, जिस्ट को समझा रहा हूँ कि ये कैसे इम्पोर्टेंट रह सकता है। ओके, तो क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी जो जीन एडिटिंग टूल है, इसके बारे में कई दफ़ा पहले भी चर्चा की गई है। ओके, तो ये उसी का वैल्यू एडिशन होगा, और आगे के जो चर्चे थे उससे ये थोड़ा और सिंप्लीफाइड तरीके से दिया गया है। ओके, तो काफ़ी इंसाइटफुल आर्टिकल है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ओके, तो अभी जीएस पेपर 2 से कैसे लिंक्ड रहेगा कि एस्टैब्लिश करना है स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से पॉलिसी लिए हैं वो चीज़ें आपको देखनी होगी। ठीक है ना, जो भी रिसर्च होगा उसको रेस्पॉन्सिबल तरीके से प्रमोट करना होगा, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना होगा। ओके, फिर जो भी आपके इसका यूज़ होगा उसको इक्विटेबली एक्सेस देना होगा, क्योंकि आपका जो भी जीन एडिटिंग के ज़रिए या फिर ऐसे जो भी हाई फाई टेक्नोलॉजी के द्वारा जो भी डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है उसमें खर्चा बहुत आता है। तो ये सिर्फ आपके वेल्दी लोग ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो इसको क्या है, हर लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा। तो इसमें इंक्लूसिविटी इंश्योर करना पड़ेगा, तो इंक्लूसिविटी का मुद्दा भी इसमें आ जाता है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यूएस एड क्लोजर मे बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो यूएस एड अभी धीरे धीरे क्लोज किया जा रहा है बाई यूएसए। तो यूएस एड क्या है, यूएसए क्या करती है, डिफरेंट नेशन में, अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में, इन देशों को एड प्रोवाइड करती है फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, जो बीमारियां हैं जैसे एड्स है, टीबी है, इनको एलिमिनेट करने में, फिर एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाने में। तो इन चीज़ों में क्या किया जाता है, आपका यूएस एड प्रोवाइड किया जाता आया है। ओके, लगभग 1960 के दशक से ही ये प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन आज के समय में अभी क्या हो रहा है, जैसे बोला कि ट्रम्प साहब जो है बहुत ही ट्रांजैक्शनल है, कि जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें अपना बेनिफिट देखेंगे। तो इसमें तो उनको कोई खास बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि ये एड है, लोन नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने हाल ही में जो उनका जो भी आपका मिस स्पेंडिंग है या फिर जो भी एक्सेस स्पेंडिंग है, या फिर आपका उनके हिसाब से, ओके, उनके हिसाब से उनको लगता है कि ये आपका मिस स्पेंडिंग है, गलत स्पेंडिंग है, तो वो ये रोक रहे हैं। ओके, तो अभी ये रोकने से भी ये कैसे आपका ब्लेसिंग हो सकता है, क्योंकि जब किसी देश को बहुत सारा एड दिया जाता है तो वो देश क्या करता है, एड डिपेंडेंट बन जाता है और खुद से कोशिश करना छोड़ देता है या कम कर देता है। तो इसीलिए क्या है, जब आप किसी को आप एड देना बंद कर देंगे तो वो देश क्या है, खुद से ही चीज़ों में सेल्फ रिलायंस पाने की कोशिश करेगा। तो यही इस आर्टिकल का मेन मुद्दा है कि चलो कोई बात नहीं, एड नहीं दिया तो क्या, अब खुद से करो, देश के पास अपना खुद का रिसोर्स होता है, उसको इस्तेमाल करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें और आपके जो भी इश्यूज़ है उसको दूर करें। तो उसी के बारे में ये चीज़ें कही गई है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जब आपका 1960s में फूड क्राइसिस था, हमारे फूड में सेल्फ सफिशिएंसी नहीं थी, तो यूएस ने हमें थ्रेट किया था कि वो जो फूड शिपमेंट भेजते हैं वो नहीं भेजेंगे।
तो ठीक है, जब उन्होंने थ्रेट किया तो हम समझ गए कि हम ऐसे अपना जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको नहीं गवा सकते हैं, हमें सेल्फ रिलायंट बनना होगा। और उसी के लिए हमने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। और आज हम फूड के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इतना फूड है कि हमारा गोडाउन में सड़ रहा है, ओके, जिसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है दूसरे आपके लो इनकम देशों में कम प्राइस में। तो ये चीज़ें क्या है, आपके ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ठीक है, मदद नहीं करते कोई बात नहीं, देशों को क्या करना है, सेल्फ रिलायंट बनना है। तो इसी के साथ आपका क्या है, इसका कंपैरिजन भी दिखाया गया है, जो यूएस एड मॉडल है, फिर जो चाइना का बीआरआई मॉडल है। तो चाइना का बीआरआई मॉडल क्या करता है, आपका ग्रांट नहीं देता है, हाई इंटरेस्ट लोन देता है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। यूएस एड जो है वो हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीज़ों को प्रमोट करता है। लेकिन चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो रोड, रेलवे, पोर्ट्स को डेवलप करता है इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, ओके। और इसमें आप क्या, चाइना का जो बीआरआई मॉडल है उसमें जो भी लोन दिया जाता है, एक तो वो हाई इंटरेस्ट है, और इसी के वजह से क्या होता है, जो भी देश इसको चाइना का जो भी लोन है वो लेता है, वो डेथ में, जो डेथ होता है उसमें फंस जाते हैं, लोन में फंस जाते हैं। और बाद में उनका जो आपका टेरिटोरी है वो सीड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम्बनटोटा पोर्ट को आपका लीज में दे दिया गया 99 ईयर्स के लिए। तो ऐसे दिक्कतें देखी जा सकती है, सोवरेनिटी देश का वायलेट हो सकता है। तो ये कंपैरिजन आप देख के, अभी इसमें क्या है, डिफरेंट तरह का क्वेश्चन बन सकता है, एड रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर आपका कैसा डेट ट्रैप रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, ओके। तो आपको क्या है, इसमें बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, ओके। आपको सिर्फ एक मॉडल से एक एस्पेक्ट से नहीं देख रहा है, डिफरेंट एस्पेक्ट से देखना है, ताकि आप डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके इस एक नॉलेज से, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो आपका टोडलर्स का, मतलब जो बच्चे हैं उनका जो स्क्रीन टाइम है, मतलब जो लैपटॉप देखना, मोबाइल देखना, टैबलेट्स देखना, तो उससे उनका हेल्थ में, उनका आपका मेंटल डेवलपमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उस रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी जो आपका स्क्रीन टाइमिंग बढ़ रहा है, स्क्रीन एडिक्शन हो रहा है, तो अभी आप देख सकते हैं जो भी माता पिता हैं, ओके, वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, जब भी रोने लग जाते हैं तो मोबाइल थमा देते हैं, या फिर मोबाइल में कुछ यूट्यूब वीडियोस लगा देते हैं। उससे बच्चों का क्या होता है, आपका ये मोबाइल का जो एडिक्शन है वो बढ़ जाता है। अब तो बुजुर्ग का ही एडिक्शन बढ़ गया है, बुजुर्ग ही मोबाइल को छोड़ के नहीं रह सकते हैं, ओके। तो बुजुर्ग के आंखों में, ओके, मेंटल जो कंडीशन है उसमें तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, लेकिन बच्चों के ऊपर और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि बच्चे का जो आपका छोटा का एज होता है, ओके, चाइल्डहुड एज, उसमें उन लोगों का मेंटल, फिर फिजिकल डेवलपमेंट होता है, सोशल स्किल्स डेवलप होता है। तो अब अभी उनका जो मेंटल जो इंटेलिजेंस है वो डेवलप नहीं होता है, हेल्थ जो डेवलप होना है वो नहीं होता है, फिर जो इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होता है वो नहीं होता है, फिर जो सोशल इंटेलिजेंस डेवलप होना होता है वो नहीं होता है। तो इसका क्या है, बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो इसी के रिगार्डिंग क्या है, आपको इसमें सजेशंस भी मेंशन किए गए हैं, जैसे 0 to 2 ईयर्स तक कोई इसकी स्क्रीन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, मोबाइल बिल्कुल ही नहीं दिया जाना चाहिए। 2 to 5 ईयर्स में मैक्सिमम 1 आवर दिया जाना चाहिए। उसी के साथ जो क्वालिटी होगा, जो कंटेंट उनको दिखाना होगा वो हाई क्वालिटी होना चाहिए, जैसे कोई स्किल सीख लिया, कोई आपका कोई लर्निंग ले लिया वैसे, ओके। लेकिन जो कार्टून्स है ये सब चीज़ें मोबाइल में देखने को अलाउ नहीं करना चाहिए। फिर 5 ईयर्स प्लस जो बच्चे हैं उनको, उनके लिए आपका लिमिटेड स्क्रीन टाइम होना चाहिए विथ प्रॉपर सुपरविजन। तो ये WHO का गाइडलाइन है, ओके। फिर आपका क्या है, हेल्दी डिजिटल हैबिट डेवलप करना चाहिए पेरेंट्स को भी, ओके। फिर आपका प्रमोट करना चाहिए माइंडफुल स्क्रीन कंजम्पशन, ओके, ताकि ये एडिक्शन ना हो। रेगुलेशन होना चाहिए, जो चाइल्ड सेंट्रिक डिजिटल कंटेंट होता है तो इसमें रेगुलेशन लगाना चाहिए। बाकी इसमें भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज दी गई है, ओके। तो ये भी आप देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है, आप समझ जाएंगे पढ़ते ही। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये बात करता है रिगार्डिंग इंडियाज टूरिज्म सेक्टर। तो अभी टूरिज्म में क्या है, इंडिया के टूरिज्म में आप देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि ताजमहल में ही कंसंट्रेटेड है, जबकि इंडिया में बहुत ज़्यादा आपका पोटेंशियलिटी है, बहुत डिफरेंट टूरिस्ट साइट है, और डिफरेंट टाइप्स की टूरिस्ट साइट है, जैसे दिल्ली है, वाराणसी है, जयपुर है, आपके इन सभी चीज़ों में गोवा है, दिल्ली है, ओके, जयपुर है, फिर कोलकाता है, फिर आपका नॉर्थ ईस्ट पूरा रीजन ही है। तो इसमें डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टूरिज्म
का पोटेंशियलिटी है। लेकिन देखा जाता है कि साल में सिर्फ 1 करोड़ टूरिस्ट ही इंडिया को विजिट करते हैं, जबकि फ्रांस इतना छोटा देश है और इनका जो टूरिज्म का पोटेंशियलिटी है देश में, वो कंपेयर टू इंडिया कम है, लेकिन फिर भी वहाँ पे लगभग 10 करोड़ टूरिस्ट विजिट करते हैं। और बाकी जो कोविड-19 की वजह से जो टूरिज्म में आपका एक रुकावट आ गया था, वो भी डिफरेंट देशों में जैसे दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, इन देशों ने रिकवर कर लिया है, लेकिन इंडिया में ग्रोथ अभी भी स्लगिश है, अभी भी स्लो है। तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है। तो ये ओवरऑल जो आपका टूरिज्म है, तो टूरिज्म क्या है? सर्विसेज सेक्टर है, और ये आप ध्यान रखिएगा एक्सपोर्ट सर्विस है। हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब लोग बाहर से आते हैं, देख के हमें पैसा दे के चले जाते हैं, तो ये एक्सपोर्ट में आता है। इसके रिगार्डिंग भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि आपका टूरिज्म क्या है, एक्सपोर्ट सेक्टर है या इम्पोर्ट सेक्टर है। तो ये सर्विसेज सेक्टर है और सर्विसेज में ये एक्सपोर्ट है। ओके। और इंडिया का जो टूरिज्म पोटेंशियलिटी है, टूरिज्म से हम कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, कैसे जीडीपी ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे हम फॉरेन करेंसी अर्न कर सकते हैं, उस रिगार्डिंग आपका एक जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके जीएस पेपर 3 में, इकोनॉमी में। ओके। फिर आपका जीएस पेपर 2 में पूछा जा सकता है कि टूरिज्म को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से पॉलिसीज़ लिए हैं या फिर कौन से पॉलिसीज़ और हम ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को क्या करना होगा, हमें देखना होगा। तो बाकी सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो टूरिज्म भी एक थीम है जिससे क्या है, पास्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा जो भी पोटेंशियलिटी है उसको एक्सप्लोर करना है, उसको दिखाना है ग्लोब को कि हमारे से पास सिर्फ ताजमहल ही नहीं है और डिफरेंट चीज़ें भी हैं। ओके। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए अलविदा।